अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर हमारा है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। बायोलॉजी जो वर्ड निकला है ये दो ग्रीक वर्ड्स हैं, बायो एंड लॉजी। बायो मीनिंग लाइफ एंड लॉजी मीन थॉट और रीजनिंग। क्या करना है, हमने स्टडी करना है लिविंग ऑर्गेनिज्म को। लिविंग ऑर्गेनिज्म हम उनके सारे सिस्टम स्टडी करेंगे। हम देखेंगे कि जो इनकी हड्डियाँ कैसी हैं, इनका फ्लैश कैसा है, ये सारी बातें, स्ट्रक्चर कैसा है, फंक्शन क्या है, कैसी ऐसी फंक्शंस हैं, कैसे ऐसे रिलेटेड फंक्शंस हैं कि हम एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। फिर हम इसमें अपना साइंटिफिक नेम जो कि हमारा होम्योसेपियंस है वो पढ़ेंगे। हम बायोलॉजी की जो स्टडी है वो सिर्फ है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। अगर हम फर्दर इसकी डिवीजन्स की बात करें तो इसकी डिवीजन्स में 3 डिवीजन्स हम पढ़ते हैं। 3 डिवीजन्स में उसने क्या किया है कि उसको ज़ूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, ये 3 इसने डिवीजन्स बनाई हुई हैं। इसकी 3 डिवीजन्स में उसने क्या बताया है कि ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोलॉजी। हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया इन 3 हिस्सों में। अगर हम ज़ूलॉजी की बात करें तो ये तो एनिमल्स हैं, एनिमल्स, बॉटनी प्लांट्स एंड माइक्रोबायोलॉजी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। Here we will study about the divisions, and further on study you will discuss about the total books, like this zoology is a separate book and botany is separate book and microbiology is also a separate book। कि यहाँ हम सिर्फ इनकी डिविजन्स और डेफिनेशंस पढ़ेंगे। जो हम हायर क्लासेस में आप जाएंगे पढ़ने के लिए तो वहाँ आपको ये अलग कोर्सेज मिलेंगे स्टडी करने के लिए। ये थी डिविजन्स और बायोलॉजी। कि जोलॉजी में हम एनिमल्स को स्टडी करते हैं, एनिमल्स के फंक्शन, स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें। बॉटनी में हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं, सारे इनके फंक्शन, स्ट्रक्चर। माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आप ले सकते हैं बैक्टीरिया वगैरह, कि हम बैक्टीरिया वगैरह को स्टडी करते हैं। फिर फर्दर और इसमें हमें बायोलॉजी में हम ब्रांचेस पढ़ते हैं। ब्रांचेस में सबसे पहली ब्रांच है मॉर्फोलॉजी। बायोलॉजी में सबसे पहली थिंग आप सबको प्रोनाउंसिएशन आनी चाहिए कि हमने इस वर्ड को बोलना कैसे है। ये वर्ड है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर यानी बैरूनी साख्त उनकी देखनी है। बैरूनी साख्त देने के लिए हम उनकी स्टडी करेंगे कि इनकी हड्डियों पे क्या है, फ्लैश है। फ्लैश यानी गोश्त है। गोश्त कैसे बनता है, सेल से मिलकर बनता है। फिर अगर हम ब्रांच में जाते हैं एनाटॉमी में, इसको आपने एनाटॉमी पढ़ना है। एनाटॉमी में हम क्या करेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर। जैसे मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल थी, ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसी तरह हम बात करते हैं नेक्स्ट ब्रांच की जो कि हिस्टोलॉजी है। हिस्टोलॉजी क्या है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू। माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू, क्योंकि टिश्यू जो हमारी ये बॉडी में ऊपर सारे टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज ऐसे हमारे नेकेड आई से यानी इंसानी आई से, आंख से नजर नहीं आ सकते, इसलिए हम इसको माइक्रोस्कोप के जरिए मॉडिफाई करके इसको स्टडी करते हैं। फिर हम बात करते हैं आगे सेल बायोलॉजी की। सेल बायोलॉजी में हम क्या स्टडी करेंगे, फंक्शंस ऑफ सेल, स्ट्रक्चर। सेल बायोलॉजी में हम फंक्शन, स्ट्रक्चर, सेल का जो भी है, सेल का सारा स्ट्रक्चर, फंक्शन हम इसमें स्टडी करेंगे। इसी तरह अगर हम बात करें फिजियोलॉजी की, फिजियोलॉजी की स्टडी होती है फंक्शन ऑफ डिफरेंट, फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर हमने मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स लेने हैं, उन सबके कंपैरिजन के जरिए हमने स्टडी करना है, तो हम फिजियोलॉजी की ब्रांच में जाके लिविंग ऑर्गेनिजम्स के तमाम फंक्शन स्टडी कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करते हैं जेनेटिक्स की, जेनेटिक्स की बात करें तो ये होती है ट्रांसमिशन ऑफ जीन्स। ट्रांसमिशन ऑफ जीन्स, ट्रांसमिशन ऑफ जीन्स क्या है, पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग यानी माँ बाप से औलाद में जीन्स का ट्रांसफर होना। इसमें अगर आपको एक और बात देखें, आपको इनहेरिटेंस मिलेगी। इनहेरिटेंस क्या होता है, ये करैक्टर्स होता है।
इनहेरिटेड करेक्टर्स, ये हम देखते हैं ना, जो औलाद होती है वो अपने माँ बाप से मिलती जुलती है, ये वो करेक्टर्स हैं, जैसे उनके आंखों का मिलना, उनकी स्किन का मिलना, उनके कलर का मिलना, उनके हाइट का मिलना, ये सारा हम इनहेरिटेंस में स्टडी करते हैं। इनहेरिटेंस यही इनहेरिटेड करेक्टर्स हैं, यानी आइज होगी, कलर हो गया, स्किन होगी, हाइट होगी, ये सारे करेक्टर्स के मिलने को हम इनहेरिटेंस करते हैं। और जेनेटिक्स बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ जीन्स को ट्रांसमिट करना। एम्ब्रियोलॉजी, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियोलॉजी क्या है? एम्ब्रियोलॉजी ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी में जिसमें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं एम्ब्रियो को, कि एक जाइगोट होता है जिससे एम्ब्रियो से फुली एक डेवलप बॉडी बनती है। एम्ब्रियो को हमने स्टडी करना है। एम्ब्रियो से लेकर हमने, जब वो फुली डेवलप्ड इंडिविजुअल बन जाता है, जब बेबी बॉर्न होता है, तो हमने एम्ब्रियो से, उसकी सबसे अर्ली स्टेज से लेकर फुली डेवलप्ड इंडिविजुअल तक जो स्टडी करनी है, उस स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी। उसके बाद टेक्सोनॉमी, हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म डिस्कवर किए। लिविंग ऑर्गेनिज्म डिस्कवर करने के बाद हमें ये 3 किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म मिले। हमें एनिमल्स मिले, प्लांट्स मिले, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिले, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्जाई वगैरह सारे मिले। फिर हमने क्या किया, इन सबको स्टडी करने के लिए हमने एक क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया। उस क्लासिफिकेशन सिस्टम को हम टेक्सोनॉमी कहते हैं, जिसमें हमने नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। हमने उनके करैक्टर से लिहाज से, उनकी शेल्टर के लिहाज से, उनकी फूड के लिहाज से, उनके सेल्स के लिहाज से, इन सारी टेक्सोनॉमी में स्टडी करते हैं। टेक्सोनॉमी ऐसी ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स की नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन करते हैं। अगर हम बात करें पैलियोंटोलॉजी की, हमें याद होगा कि आज से हजारों साल पहले जो हमारे जो अर्थ बरी, जो ट्रीज बरीड रह गए थे, कुछ मिनरल्स रह गए थे, डायनासोर्स की बात की जाए हजारों साल पहले, तो वो फॉसिल्स की शक्ल में हमारे पास मौजूद है। जब हम उन फॉसिल्स को निकाल कर जमीन से स्टडी करते हैं, तो इस स्टडी की ब्रांच को हम कहते हैं पैलियोंटोलॉजी, मतलब स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स की स्टडी को हम पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। देखा, हमारे कितने आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो जमीन के नीचे से फॉसिल्स निकालते हैं, जैसे डायनासोर की हड्डियां मिली उनको, ठीक है, वो पैलियोंटोलॉजी की ब्रांच से, यानी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसे हम पैलियोंटोलॉजी कहते हैं, उससे स्टडी ऑफ फॉसिल्स करते हैं। अगर हम बात करते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी की, हम क्या कहते हैं, इसमें इंटरेक्शंस होती हैं। इंटरेक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद एनवायरमेंट। माहौल के साथ क्या मुसलिकात हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने एनवायरनमेंट के साथ क्या इंटरेक्शंस रहता है, कि शेल्टर भी वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है, फूड भी हमें एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है। ये सारे इंटरेक्शंस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की है एनवायरनमेंट के साथ, एनवायरमेंटल बायोलॉजी की ब्रांच में हम स्टडी करते हैं। अगर हम बात करें सोशल बायोलॉजी की, सोशल बायोलॉजी में हमने देखा कि सोशल यानी सोसाइटी बनाते हैं। किसका हम सोशल बिहेवियर, ये एंट्स की बात करते हैं। इधर हम सोशल बिहेवियर एंड्स का चेक करते हैं। द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ एंड्स, इंसेक्ट्स क्या सोशल बिहेवियर चेक करते हैं, हम इसमें स्टडी करते हैं सोशल बिहेवियर ऑफ इंसेक्ट्स इन ब्रांच ऑफ सोशल बायोलॉजी। जी स्टूडेंट्स, हमारी बात चल रही थी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में, और हमारी सोशल बायोलॉजी तक बात हो गई थी। उसके बाद जो फर्दर ब्रांचेस हैं उनको हम बारी बारी स्टडी करते हैं। जी नेक्स्ट ब्रांच है पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी जो होती है वो स्टडी होती है पैरासाइट्स की। पैरासिटोलॉजी से हमने इसके मीनिंग लेना है पैरासाइट एंड ओलॉजी। स्टडी ऑफ पैरासाइट। इस तरह हम अगली जो ब्रांच स्टडी करेंगे इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी से भी इसके वर्ड्स यही है, 2 ग्रीक वर्ड्स है, लॉजी मीनिंग स्टडी ऑफ थॉट एंड इम्यून, स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। अब
अब हम थोड़ी सी बात, इम्यून सिस्टम ये क्या होता है? इम्यून सिस्टम वो होता है हमारे जैसे व्हाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में होते हैं, वो एक इम्यून सिस्टम बनाते हैं। इम्यून सिस्टम से आजकल जैसे कि पेशेंट अगर चल रहा है कोरोना वायरस की डिजीज, उससे इम्यून सिस्टम का बहुत ज्यादा गहरा ताल्लुक है। अगर हमारी अंदर की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो कोई भी वायरस जल्दी से हम पर असर नहीं कर सकता। और जैसे कि हमारी इम्यूनिटी कम होगी, जैसे छोटे बच्चों में 10 साल से बच्चों में और 50 साल से ऊपर बुजुर्गों में इम्यून सिस्टम दिन ब दिन कम होता जा रहा है, इसलिए उन पर वायरस का अटैक भी ज्यादा होता है। इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी की हम आर्मी कह सकते हैं कि ये हमारी बॉडी की आर्मी है जो वायरस के साथ फाइट आउट करती है। उसके बाद हम अगली जो ब्रांच है वो पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी होता है स्टडी ऑफ मेडिसिन। फार्मा का मतलब ही मेडिसिन होता है, इसलिए हम फार्माकोलॉजी में स्टडी ऑफ मेडिसिन करते हैं, यानी दवाइयों की स्टडी करते हैं। इसके बाद जो हम नेक्स्ट चलते हैं तो वो है रिलेशंस ऑफ बायोलॉजी। जी अब हम पढ़ते हैं रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर फील्ड्स, यानी दूसरी फील्ड्स के साथ बायोलॉजी का क्या ताल्लुक है। जैसे दूसरी फील्ड्स होती है, फिजिक्स हो गई, एस्ट्रोनॉमी होगी, मैथमेटिक्स होगी, ये जितनी भी फील्ड्स हैं उनके साथ बायोलॉजी का क्या ताल्लुक है। अब हम पढ़ते हैं बायोफिजिक्स। फिजिक्स में हम पढ़ते हैं कि हमारा लीवर का जो है फिजिक्स हम प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, एप्लीकेशंस पढ़ते हैं कि हम चल फिर कैसे रखते हैं। बायो में हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स according to living organisms। प्रिंसिपल है अकॉर्डिंग टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें हम क्या सिमिलरिटी लेंगे, किसी वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लीवर के, लीवर के वर्किंग प्रिंसिपल और इंसान की टांग का प्रिंसिपल दोनों एक है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लीवर एंड वर्किंग ऑफ ह्यूमन लेग, कि इंसान की टांग जैसे हम पाँव रखते हैं ऐसे ही हम लीवर को भी चलाते हैं। इसी तरह जो लिम्स होते हैं एनिमल्स के जो लिम्स होते हैं उनका की जो वर्किंग है वो बिल्कुल सेम है, किसके साथ? लीवर के साथ। ये थी इसकी एग्जांपल, ये था ताल्लुक किसका? बायो का और फिजिक्स का। अगर हम बायो के और केमिस्ट्री के ताल्लुक की बात करते हैं, बायो का मतलब तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, और केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं एलिमेंट्स का, कंपाउंड्स का ताल्लुक सारा स्टडी करते हैं। इसलिए हम क्या कहेंगे? लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। बायोकेमिस्ट्री में हम स्टडी करेंगे जो केमिकल रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रहे हैं। केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन आर टर्म्ड एज बायोकेमिस्ट्री, यानी कि बायोकेमिस्ट्री में लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो एलिमेंट्स जो कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं उनकी स्टडी को हम किस में स्टडी करेंगे? बायोकेमिस्ट्री में। यानी इंसान को कोई भी डिजीज हो सकती है, उसके लिए जो भी वो मेडिसिन लेता है वो किस लिहाज से है? बायोकेमिस्ट्री है। उसके बाद हम स्टडी करते हैं बायोमैथमेटिक्स। बायोमैथमेटिक्स में हम स्टडी करेंगे बायोलॉजी का रिलेशन किसके साथ? मैथ्स के साथ। उसमें बायोलॉजिकल प्रोसेस में हम क्या करते हैं? बहुत सारी डिवीजन होती हैं, डिवीजन को एनालाइज करने के लिए हम डाटा गैदर करते हैं। जब डाटा गैदर करते हैं तो उसमें सारी जो मल्टीप्लिकेशन एडिशन सारी होती हैं, सारी मैथमेटिक्स के रूल्स हैं। फिर इसकी टर्मिनोलॉजी हम ऐसे स्टडी कर देंगे, डाटा ऑर्गेनाइजिंग, डेटा ऑर्गेनाइजिंग क्या हम बायोमेट्रिक्स में क्या करेंगे? डेटा ऑर्गेनाइजिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स,
फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में ये देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे आजकल देश में अगर चल रही है कोरोना की डिजीज, कोरोना की डिजीज में बायोमैथमेटिक्स कैसे ले सकते हैं कि उसकी यूजफुल इसलिए है क्योंकि हम देखते हैं कि अगर हम देखते हैं कि 100 में से अगर 50 बंदे उस डिजीज में हैं तो हम उसका डाटा बनाएंगे कि अगर 50 डिजीज में 25 रिकवर्ड एंड 25 आर लेफ्ट विदाउट एनी डिजीज, तो दिस इज कॉल्ड डाटा ऑर्गेनाइजिंग, कि हम उसका डाटा बनाते हैं। जब डाटा बनता है फिर जो रूल्स अप्लाई होते हैं उसमें प्लस माइनस के या मल्टीप्लिकेशन या सिंप्लीफिकेशन के, तो वो कौन से होते हैं? रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स जी, ये रिलेशन था बायो मैथमेटिक्स से। अगर हम बायो जियोग्राफी पढ़ते हैं, नेक्स्ट ब्रांच और नेक्स्ट रिलेशन इज बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ living organisms occupied on land। जियोग्राफी फील्ड में हम क्या स्टडी करते हैं? एरिया या लैंड। अगर हम बायोजियोग्राफी को दोनों फील्ड्स को एक साथ स्टडी करेंगे तो ये होगा कि जो इंसान है या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन्होंने अपने रहने के लिए जो घर वगैरह बनाए हैं वो लैंड या एरिया में बनाए हैं। तो ये जियोग्राफी क्या है? जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड किसने ऑक्यूपाई किया हुआ? लिविंग ऑर्गेनिज्म में। लिविंग ऑर्गेनिज्म की ऑक्यूपेशन के बाद जो जगह या जो जियोग्राफिक लैंड्स उन्होंने घेरे हुए हैं वो क्या है? बायोजियोग्राफी। और जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है किसमें हम स्टडी करते हैं? बायोजियोग्राफी में। नेक्स्ट जो फील्ड है वो है बायो इकोनॉमिक्स। जिसमें बायो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स हम बोलते हैं मुआशियत को, कि इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हम यहाँ देखेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करेंगे किससे? इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यानी मौसमी लिहाज से। अगर हम देखते हैं कि हमने एक इलाके में या एक रकबे में जो है गंदम बोई हुई है, गंदम लगाई हुई है, जब गंदम की कटाई होगी हम उसमें क्या देखेंगे? उसकी प्रॉफिट वैल्यू एंड लॉस वैल्यू। प्रॉफिट वैल्यू एंड लॉस वैल्यू देखने के बाद हमें क्या मिलेगा? उसके एक कॉस्ट वैल्यू मिलेगी जो कि इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से किसके लिए होगी? लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ये थी बायो इकोनॉमिक्स। और ये थे 4-5 जो रिलेशन थे हमारे किसके साथ? बायोलॉजी के अदर फील्ड के साथ। अब हम देखते हैं कि कैरियर्स इन बायोलॉजी कि हम फर्दर स्टडी में किन किन ब्रांचेस को स्टडी करके हम अपना कैरियर बना सकते हैं। जैसे कैरियर ऑफ बायोलॉजी जो आपके पास पेज नंबर 5 पे है बुक पे, उसमें मजीद सारे कैरियर लिखे हुए हैं, जैसे मेडिसिन, फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, फार्मिंग, फॉरेस्ट्री। ये सारे कैरियर्स हैं, ये प्रोफेशनल कैरियर्स हैं जो हम हायर स्टडी में अडॉप्ट करते हैं। जी कैरियर्स इन बायोलॉजी, ये वो कैरियर्स है जो फर्दर हमने एजुकेशन के बाद अडॉप्ट करके अपना हमारा प्रोफेशनल कैरियर में जाना है। प्रोफेशनल कैरियर्स जो बायोलॉजी में उनको हम स्टडी करते हैं मेडिसिन सर्जरी एज ए डॉक्टर एंड एज ए नर्स। मेडिसिन सर्जरी में हम क्या देखते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना है। स्टडी हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को कर रहे हैं क्योंकि बायोलॉजी है, लेकिन इसमें हम क्या देखेंगे? उसकी डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट।
जी इस बियोलॉजी में हम देखते हैं कि डॉक्टर जो है उनके पास कोई पेशेंट जाता है, उसको क्या होता है, एलिमेंट होती है, कोई बीमारी होती है, तो वो क्या जाता है डॉक्टर के पास जाके डायग्नोसिस कराता है। पहले तो डॉक्टर उसका मुआयना करता है क्या है, इसको क्या बीमारी है, फिर क्या करता है वो मेडिसिन या सर्जरी के जरिए उसका ट्रीटमेंट करता है। ट्रीटमेंट क्या, लिविंग ऑर्गन में अगर कोई पार्ट ऑफ द बॉडी उसका रिप्लेस हुआ है, यानी अगर हम लीवर की बात करें तो लीवर हमारा रिप्रोडक्टिव है, लीवर को हम क्या करते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। कोई सी छोटा सा पीस अगर उसका लीवर का खराब भी हो गया उसको वहां से कट करते हैं, लेकिन वो खुद रिप्लेस हो सकता है, वो दोबारा पाया जा दोबारा वेल एंड गुड हो सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें रीनल पास की, रीनल पास यानी हमारे अगर किडनीज में कोई इलमेंट हो या कोई बीमारी आ जाए तो उसको हम मेडिसिन या सर्जरी से ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट ब्रांच हम जो प्रोफेशनल कैरियर हमारे पास वो है फिशरीज। फिशरीज की हम क्या कर सकते हैं, हम इसकी हायर स्टडी करने के बाद हम क्या सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ फिश की इंक्रीजमेंट कर सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ फिश बढ़ा सकते हैं। वो कैसे बढ़ा सकते हैं, हम उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवा के या कोई भी उसमें ट्रांसजेनिक जीन्स रख के, ट्रांसजेनिक जीन्स यानी फॉरेन जीन्स रख के, ये जो पाकिस्तान में बहुत सारी जो एम्प्लॉयमेंट है वो फिशरीज के ऊपर ही है, क्योंकि हमें समुद्र के इलाके से जो है फिशरीज की एम्प्लॉयमेंट है। ये क्या कर रहे हैं, एनहांस कर रहे हैं क्वालिटी, कि फिश की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए, किसके लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि फिश एज अ फूड भी यूज हो सकती है। फिर अगर हम बात करें एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर तो हर कोई वाकिफ है, हम इसमें क्या कर रहे हैं, बेटरमेंट ऑफ क्रॉप्स। इस प्रोफेशन से भी हमारी बहुत सारी आबादी जो है मुस्लिक है, उसमें हम क्या करते हैं, क्रॉप्स में, एग्रीकल्चर में क्रॉप्स और एनिमल्स की बेटरमेंट के लिए हम ये कह रहे हैं, हम नए से नए बीज लाने की, मॉडिफाइड बीजों को, सीड्स को मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, किसके लिए, क्लोन के लिए, कि उससे क्या हो कि हमें बेटर से बेटर यील्ड मिले। जब हमें बेटर से बेटर यील्ड मिलेगी तो उससे क्या होगा, हमारी जो क्रॉप्स की जो रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल हो जाती है। रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है तो फिर क्या होता है, हर इंसान को खुराक मिल सकती है। लिहाजा बढ़ती हुई आबादी के साथ एग्रीकल्चर में बेटरमेंट ऑफ क्रॉप्स बहुत लाजमी है। अगर हम बात करें नेक्स्ट की तो वो है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में क्या होता है, ये जो प्रोफेशन है ये एग्रीकल्चर से ही कंसर्न है। इसमें क्या करते हैं, हम ट्रेनिंग एंड ब्रीडिंग करते हैं। जी एनिमल हस्बेंड्री प्रोफेशन में क्या होता है, जैसे हम देखते हैं कोई भी डीबीएम डॉक्टर यानी एनिमल्स डॉक्टर ऑफ एनिमल्स, उसमें हम क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, केयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स करते हैं। जब हम केयरिंग की बात करते हैं तो हम उसकी देखभाल करते हैं जानवरों की, डोमेस्टिक घरेलू जानवरों की, लेकिन उसमें ब्रीडिंग हम क्या करते हैं, बेटरमेंट लाने के लिए, किसी भी उसमें बेटरमेंट लाने के लिए, स्पीशी में बेटरमेंट लाने के लिए। अगर हम देखते हैं कि डोमेस्टिक एनिमल्स में हम गाय की बात करें, अगर एक गाय 5 किलो दूध देती है तो दूसरी गाय उसमें उसकी स्पीशी चेंज करने के हम उनकी ब्रीडिंग फॉरेन जीन से करवा कर क्या कर सकते हैं, उसको बेटरमेंट में ला सकते हैं। ये बात थी एनिमल हस्बेंड्री में। उसमें क्या होगा, प्रोफेशनल कैरियर्स भी अडॉप्ट किए जाते हैं हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी में। बायोलॉजी में हायर सेकेंडरी एजुकेशन लेने के बाद हम ये जो कैरियर्स है इनको अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कैरियर की बात की जाए तो वो हॉर्टिकल्चर है। हॉर्टिकल्चर में क्या है, ये आर्ट ऑफ गार्डनिंग होता है। हॉर्टिकल्चर इस प्रोफेशन में आर्ट ऑफ गार्डनिंग देखते हैं। एक हॉर्टिकल्चर जो होता है वो बेटरमेंट के लिए करता है, किसकी बेटरमेंट के लिए, प्लांट्स की बेटरमेंट के लिए। वो क्या करता है, नई से नई वैरायटी की प्रोडक्शन करता है, नई से नई वैरायटी की प्रोडक्शन करके नेचर को और ज्यादा खूबसूरत बनाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट बात करेंगे हम वो फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री में भी हम क्या करते हैं, केयरिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट जो जंगलात की डेवलपमेंट के लिए, हम जंगलात की डेवलपमेंट में भी करते हैं। उसमें क्या होता है, नेचुरल फॉरेस्ट भी होते हैं और आर्टिफिशियल फॉरेस्ट भी होते हैं। नेचुरल फॉरेस्ट में जो क्या होती है, ग्रोइंग जो होती है वो तेजी से होती है, लेकिन आर्टिफिशियल फॉरेस्ट जो है हम बना सकते हैं ताकि हमारी जो है वाइल्ड लाइफ भी मुयसर जो रहे और संभाली हुई रहे, यानी उसको कोई उसकी केयरिंग होती रहे जो हमारी वाइल्ड लाइफ होगी। अगर हम बात करें तो उसमें ये भी हो सकता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने इस कोर्स को एनहांस किया है, यानी उस कोर्स की टीचिंग शुरू कर दी है एजुकेशनल फील्ड में, जो हम हायर सेकेंडरी में ले सकते हैं। जी ये फील्ड से, ये कैरियर से जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं अपनी हायर सेकेंडरी की एजुकेशन के बाद।
अगर हम आगे बात करते हैं तो आपके पास एक टॉपिक होगा कुरान का और बायोलॉजी का क्या ताल्लुक है। कुरान का और बायोलॉजी का ताल्लुक ये है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने जानदार को पानी से पैदा किया है, इंसानों को पानी से पैदा किया है। तो अगर हम इसी बात पे बात करें तो ऑलमोस्ट हमारी बॉडी में 70% वाटर है। अगर उसके बाद हम बात करें तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने आपको मिट्टी से पैदा किया है, तो वाकई ये जिस्म हमारा सारा क्या है, मिट्टी है। इस तरह बहुत सी आयतों का तर्जुमा जो है हमारी बायोलॉजी से मिलता जुलता हुआ वही सब है जो अल्लाह ताला ने फरमाया। हमारे साइंटिस्ट उसी की जान पड़ताल यानी उसी की तलाश में है जो अल्लाह ताला ने फरमाया, जो है हमारे हजूर साहब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बातें बताई थी, वो हमारे साइंटिस्ट आज जाकर उसकी सर्च कर रहे हैं। ये था कुरान का और बायोलॉजी का ताल्लुक। आगे हम स्टडी करते हैं मुस्लिम साइंटिस्ट को। मुस्लिम साइंटिस्ट में सबसे पहले था जाबिर बिन हियान। जाबिर बिन हियान जो है ईरान में पैदा हुआ, उसने मेडिसिन की स्टडी की इराक में। उसकी मेडिसिन स्टडी करने के बाद उसने एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन की, फिर उसने केमिस्ट्री में सल्फ्यूरिक एसिड डिस्कवर किया। सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ द एसिड भी बोला जाता है और जाबिर बिन हियान को फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोला जाता है। इसी तरह उसने बायोलॉजी में भी बहुत सारे कारनामे अंजाम दिए, जैसे कि उसने 2 बुक्स लिखी अपनी, अल नबातात एंड अल हैवान, एक उसने प्लांट्स के बारे में लिखी और एक उसने एनिमल्स के बारे में लिखी। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट साइंटिस्ट अब्दुल मलिक असमाई का बात करें, उसकी एज जो ईयर्स थे वो 740 टू 828 एडी, एनाटॉमी या आफ्टर डेथ ऑफ क्रिस्ट दोनों बोल सकते हैं। इसलिए को ये पहला मुस्लिम साइंटिस्ट माना जाता था जिसने क्या किया, एनिमल्स को डिटेल में स्टडी किया, वजाहत में। फिर उसने अपनी एक किताब हल्के अल इंसान अल वहूश भी लिखी। इस किताब में उसने सारे लिखे कि एनिमल्स के मुतालिक सारी बातें लिखी, उसने क्या जो उसने अपनी स्टडी में देखा था। फिर हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा इज्जत या शोहरत पाने वाले साइंटिस्ट बू अली सीना की। बू अली सीना को मेडिसिन का फादर भी बोला जाता है क्योंकि इसको वेस्ट में मशरिक में अविसीना के नाम से भी जाना जाता है। ये एक फिजिशियन, फिलोसफर, एस्ट्रोनॉमर और एक शायर भी था। लेकिन इसकी सबसे बड़ी किताब जो थी अल कानून फिर अल तिब थी, जिसमें इसने सारी मेडिसिन के बारे में लिखा। इसने बहुत सारी तलाशी की, बहुत सारी रिसर्च की, उसने बहुत सारी बीमारियों की मेडिसिन अपनी बुक में लिख के चला गया हुआ है, जो हमारे डॉक्टर्स आज भी कंसर्न करते हैं किसी बीमारी को देखने के बाद। उसके बाद हम बात करते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। जी, अब इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स, किन लेवल से होकर थ्रू हमारी बॉडी तख्लीक हुई, हमारा जिस्म कैसे बना, हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे बने, किन किन पार्टिकल से मिलकर बने, किन किन सेल से मिलकर, उसको आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहला लेवल एटॉमिक लेवल। तो आप सब जानते हैं कि एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, कि एटम और एलिमेंट से मिलकर बना है। सबसे पहला लेवल क्या है, एटम एंड एलिमेंट है कि हमारी बॉडी एटम या एलिमेंट से मिलकर बनी है। एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं, जैसे हमने प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स के बारे में जानते हैं। इस तरह हमारे पास जो बॉडी है वो 92 एलिमेंट्स, पूरी बॉडी में 92 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। 92 एलिमेंट्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, नाइट्रोजन वगैरह। ये जो 7-8 है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओनली 6 का ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस मेक 99% ऑफ टोटल मास के हमारी बॉडी का 99% हिस्सा है वो इन एलिमेंट से मिलकर बना है। जो अब बाकी जो एलिमेंट्स रहते हैं वो उनका 0.1 हिस्सा जो है हमारी मास बनाने में काम होता है। इसके बाद हम स्टडी करते हैं मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल की बात करें तो एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होती है बाय एलिमेंट्स।
क्या बात की हमने, क्या ये एटॉमिक लेवल जो है एटम्स मिलकर मॉलिक्यूलर लेवल बनाते हैं कि छोटे छोटे एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, एक आइसोलेशन फॉर्म करते हैं जिसमें थ्रू आयनिक बॉन्डिंग एंड कोवलेंट बॉन्डिंग दोनों बॉन्डिंग के जरिए क्या बनाते हैं मॉलिक्यूल्स, और इन मॉलिक्यूल्स को हम बायोमॉलिक्यूल का नाम देते हैं। क्योंकि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं इसलिए हम इसको बायोमॉलिक्यूल का नाम देंगे कि मॉलिक्यूल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें हम दो तरीके के मॉलिक्यूल स्टडी करते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल, लो मॉलिक्यूलर वेट, हाई मॉलिक्यूलर वेट। अगर हम वेट की बात करें तो मॉलिक्यूल्स भी हमने दो किस्मों के साथ रखे हैं, दो एग्जाम है इनके मॉलिक्यूल की, माइक्रो मॉलिक्यूल एंड मैक्रो मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल विद लो वेट एंड मॉलिक्यूल विद हाई वेट। माइक्रो मॉलिक्यूल्स हम बात करते हैं ग्लूकोज की। अगर हम हाई मैक्रो मॉलिक्यूल्स की बात करें इसमें हम स्टार्च की बात करते हैं। ये मॉलिक्यूल्स हैं जिनसे मिलकर हमारी बॉडी बनी है, स्टार्च, प्रोटीन, ग्लूकोज, लिपिड्स, ये मॉलिक्यूल से मिलकर बॉडी बनी है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो वो हम करते हैं ऑर्गेनेली की। जी, ऑर्गेनेल मॉलिक्यूल्स के मिलने के बाद ऑर्गेनेल्स बने, जो ही बायोमॉलिक्यूल्स असेंबल हुए उन्होंने एक ऑर्गेनेल बनाई। और ऑर्गेनेल किससे, सब सेलुलर स्ट्रक्चर था। ये क्या करते थे, असेंबल टुगेदर होकर इन्होंने सेल्स फॉर्म किए। क्या फॉर्म किए, सेल। सेल क्या है, एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होती है जो एक स्पेसिफिक फॉर्म करता है। फॉर्मेशन ऑफ सेल। सेल सबसे छोटा जो है हमारे पोर्शन है, ये पॉइंट है जिससे हमारी बॉडी बनी है। सेल्स ऐसे एक ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स है विच परफॉर्म अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन, जैसे सेलुलर रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। राइबोसोम स्पेशलाइज्ड है किसके लिए, प्रोटीन सिंथेसिस की। माइटोकॉन्ड्रिया स्पेशलाइज्ड है किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए। ये थी ऑर्गेनेल्स, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम्स, ये ऑर्गेनाइज है। जैसे प्रोकैरियोटिक्स है, प्रोटिस्ट है, ये सिंगल सेल से मिलकर बने हुए हैं प्रोकैरियोट्स। इनमें एक ही सेल पाया रहता है, यानी एक ही ऑर्गेनेली पाई जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो वो टिश्यू लेवल की है। ये टिश्यू लेवल क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स अगर हम टिश्यू की बात करें तो ग्रुप ऑफ सेल्स कंबाइन करके टिश्यू लेवल बनाया है। सिमिलर सेल्स क्या परफॉर्म करते हैं, सिमिलर फंक्शन, यानी ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग स्पेशलाइज्ड फंक्शन, कि हर टिश्यू जो है अपने अलग-अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। लेकिन जैसे कि हम इस पे कॉमन से एग्जांपल लेते हैं कि टिश्यू कैरी करता है प्रोसेसेस लाइक सेलुलर रेस्पिरेशन, प्रोटीन सिंथेसिस। functions of tissue, cellular respiration and protein synthesis। प्रोटीन सिंथेसिस का क्या मतलब होता है, प्रोटीन सिंथेसिस बोलते हैं प्रोटीन की ब्रेकडाउन को। सेलुलर रेस्पिरेशन लेते हैं जिसमें हमारी बॉडी में एनर्जी की फॉर्मेशन होनी है। टिश्यूज बहुत सारी किस्मों से हो सकते हैं, इसमें हम एपिडर्मल टिश्यूज ले सकते हैं, ग्राउंड टिश्यूज ले सकते हैं। उसके बाद नर्वस टिश्यूज है हमारी बॉडी में, मस्कुलर टिश्यूज है। टिश्यूज के जो लेवल्स हैं यानी टिश्यूज की जो काइंड्स हैं वो हम फर्दर चैप्टर्स में स्टडी करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम की। Group of tissues form an organ.
जो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज एक कोई भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो एक ऑर्गन की शक्ल में काम करते हैं, और जब ये ऑर्गन से किसी काम को सर अंजाम देते हैं तो इसका हम कलेक्टिवली बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। जैसे हमारी स्टमक के जो टिश्यूज हैं वो कलेक्टिवली अगर काम करेंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे, स्टमक को, कि ये हमारी बॉडी का एक ऑर्गन सिस्टम है। स्टमक क्या करता है, ग्राइंडिंग एंड पेस्टिंग ऑफ आवर फूड, ग्राइंडिंग एंड डाइजेस्टिंग ऑफ प्रोटीन्स। स्टमक हमारी क्या करता है, हमारी खुराक को हजम करता है। खुराक में हम जैसे कि बहुत सारी चीजें खाते हैं तो उसमें क्या होता है, जब हमारी स्टमक की वॉल्स के साथ जो फूड लगता है फिर उसको क्या करता है, उसको डाइजेस्ट करता है बाय मूविंग से पोस्टीरियर के इन एंड आउट होके उसकी मूवमेंट के साथ, स्टमक की जो मूवमेंट है उसकी सर्कुलेशन के साथ हमारी फूड जो है वो डाइजेस्ट होती है। ये बात थी ऑर्गन सिस्टम की। ये लेवल थे ऑर्गेनाइजेशन के। जब यही फंक्शन ऑर्गन सिस्टम परफॉर्म करते हैं तो अगर हम कलेक्टिवली बात करें तो हमारी बॉडी में जो ऑर्गन्स अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो एक ऑर्गन सिस्टम के तहत कर रहे हैं, और यही ऑर्गन सिस्टम क्या बनाते हैं, एक फुली डिवेल्प ऑर्गेनिज्म, यानी हर ऑर्गन अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। फंक्शन की परफॉर्मिंग के साथ क्या है, फंक्शनिंग ऑर्गेनिज्म की में क्या है, फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म कलेक्टिवली। जब ये सारे ऑर्गन से इकट्ठी होकर कोई काम सर अंजाम देंगे तो पूरा ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। ये बात थी हमारी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एटॉमिक लेवल से शुरू होकर फुली डिवेल्प्ड ऑर्गेनिज्म पर जाके हमारी बात खत्म हुई। जिसमें हमारी बात चल रही है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गन सिस्टम की बात करें, हमने कहा कि हमने कहा ऑर्गेनिज्म क्या है। ऑर्गेनिज्म वो चीज है जिसमें जो ऑर्गन्स है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, अपना एक सिस्टम बना रहे हैं, उसके तहत काम कर रहे हैं। जब हम इसकी बात करें एनिमल्स में और प्लांट्स में, तो प्लांट एनिमल्स में जो है ऑर्गन सिस्टम वेल डिफाइंड है क्योंकि उनकी ज्यादा एक्टिविटीज है। प्लांट जो एक जगह स्ट्रक है लेकिन एनिमल्स एक जगह स्ट्रक नहीं है, उनकी ऑर्गन सिस्टम वेल डिफाइंड है और उनमें ऑर्गेनिज्म सिस्टम की एक्टिविटीज और परफॉर्मिंग फंक्शन से ज्यादा है। इसके बाद जो हम ऑर्गेनिज्म की बात में हम इंडिविजुअल लेवल यानी एक फर्द की बात करते हैं। अगर एक फर्द की बात की जाए तो डिफरेंट ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम जो है डिफरेंट ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम ये सारे वर्किंग कर रहे हैं क्या बनाने के लिए, कि इंडिविजुअल को, एक ऑर्गेनिज्म को टुगेदर इकट्ठे काम कर रहे हैं क्या बनाने के लिए, कि ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए। ये सारे क्या परफॉर्म करते हैं, अपने वेरियस फंक्शंस हैं परफॉर्म करते हैं और एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं ऑर्गेनिज्म। हर ऑर्गन की अपनी फंक्शन अलग है, ऑर्गन के बाद टिश्यू की फंक्शन अलग है जो परफॉर्म कर रहे हैं, और एक ऑर्गन सिस्टम को हमने कोऑर्डिनेशन में लाया हुआ है। इसकी कॉमन एग्जाम्पल हम ये लेते हैं, अगर एक बंदा जिम में जाकर एक्सरसाइज करता है तो एक्सरसाइज करने के साथ क्या होगा, उसके जो मसल्स हैं उनकी वर्किंग ज्यादा होगी, मसल टिश्यूज इंक्रीज करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ उसका पल्स है ना, हार्ट बीट रेट और उसकी जो ब्रीथिंग है वो भी इंक्रीज करेगी, ब्रीथिंग भी इंक्रीज करेगी। इसके साथ देखा क्या होगा कि एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से मुंसलिक है, एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से मुंसलिक होने की वजह से वो क्या कर रहे हैं, इकट्ठे फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन सबका जो फंक्शन है वो अलग अलग है। इसी तरह हम बात करते हैं इंडिविजुअल लेवल से पॉपुलेशन में। पॉपुलेशन में जाने से पहले हम एक स्पीशीज की बात करते हैं। स्पीशीज ग्रुप ऑफ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक जगह पर रह के इंटरब्रीड कर सके, जो खुशहाली जिंदगी गुजार रहे हैं। पॉपुलेशन living organism living in a same place at a same time। पॉपुलेशन लेवल में हम क्या बात करते हैं, आबादी की बात करते हैं। इंडिविजुअल लेवल हमने फर्दन पाल लिया, अब हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा है, ह्यूमन बींग्स की एग्जांपल लें वो तो बहुत ज्यादा है, एनिमल्स बहुत ज्यादा है। फिर क्या है, उनकी पॉपुलेशन लेवल देखते हैं।
हमने उनकी आबादी को देखा, हम क्या करते हैं उनकी इंट्रैक्शन जो है एनवायरनमेंट के साथ में दूसरी स्पीशीज के साथ एक हैबिटेट में स्टडी करते हैं। जब एक हैबिटेट में स्टडी करते हैं तो वो हम क्या स्टडी करते हैं, पॉपुलेशन। अगर हम उसकी डेफिनेशन की तरफ आए तो पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीशीज लिविंग एट अ सेम प्लेस एट अ सेम टाइम, ये थी पॉपुलेशन। अगर हम पॉपुलेशन से आगे कम्युनिटी की बात करें, कम्युनिटी पॉपुलेशन में हम एक सिंगल स्पीशीज को डिस्कस करते हैं, जैसे सिर्फ ह्यूमन बींग्स को डिस्कशन चल रही है। अगर हम कम्युनिटी लेवल की तरफ आए तो इसमें कम्युनिटी में हम एनिमल्स की भी बात कर सकते हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी ह्यूमन बींग्स की भी बात करते हैं। कम्युनिटी क्या है, इसमें डिफरेंट पॉपुलेशन से इकट्ठी रह रही है, इंटरेक्ट कर रही है विद वन अनदर, लेकिन एट अ सेम प्लेस। कम्युनिटी लेवल क्या है, इसमें क्या हम देख रहे हैं कि इंटरेक्शंस ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस एट अ सेम टाइम एट अ सेम प्लेस। कम्युनिटी क्या हो सकती है, फॉरेस्ट कम्युनिटी भी हो सकती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अलग कम्युनिटी क्या हो सकती है, वो क्या कर रहे हैं इंटरेक्शन उनकी है एनवायरनमेंट के साथ। ऑर्गेनिजम्स की भी कम्युनिटी हो सकती है, जैसे एक ऑर्गेनिज्म, हम अपनी बात दे रहे हैं, हमने आजकल सोसाइटीज बना कर रहे हैं, लेकिन उस सोसाइटी की बाहर वाली एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरेक्शन है, जो सोसाइटी में लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ भी इंटरेक्शन है, हाँ वो एनिमल्स है या ह्यूमन बींग्स हैं, उनकी आपस में इंटरेक्शन है। ये थी कम्युनिटीज। कम्युनिटीज में सिंपल कम्युनिटीज भी है और मॉडिफाइड कम्युनिटीज की हम बात करते हैं। कम्युनिटी से मिलकर अगर हम बात करते हैं फिर बायोस्फीयर लेवल की, बायोस्फीयर होल अर्थ की बात हो जाती है, द पार्ट ऑफ अर्थ अगर बायोस्फीयर लेवल की बात करें तो पार्ट ऑफ अर्थ इनहेबिटेड बाय ऑर्गेनिज्म एंड डिफरेंट कम्युनिटीज इज नोन एज बायोस्फीयर और इट कंसिस्ट ऑफ ऑल इकोसिस्टम्स। जब बायोस्फीयर लेवल में हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं इसमें सबकी, हाँ वो एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबकी बात करते हैं, सब कम्युनिटीज की बात करते हैं, ये पूरी अर्थ की बात होती है। ये थे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कैसे हमने सब एटॉमिक से लेकर पूरी अर्थ की स्टडी की, ये लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो हमने डिस्कवर किए हुए हैं। उसके बाद हमारी बात चलती है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पे। जी स्टूडेंट्स, अगर हमारी बात जो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की टॉपिक है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, हमने सेल्स के लिहाज से कैसे डिस्टिंग्विश किया है, हमने क्या किया, जिन बॉडीज में एक सेल पाया जाता है उनको लादा सेपरेट हमने क्लास में रखा, अगर 2 सेल पाए जाते हैं उनको हमने सेपरेट क्लासेस में रखा। हमने इस तरह ग्रुपिंग की हुई है। ग्रुपिंग करने से क्या, हमने 5 ग्रुप्स बनाए हैं, प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। इन ग्रुपिंग के लिहाज से हमने सेल्स की मॉडिफिकेशन के हिसाब से कुछ सेल जो ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स के, सेल से ही हर ऑर्गेनिज्म बना है, लेकिन सेल्स की तकसीम की हुई है। इस तरह हम अगर यूनिसेलुलर की बात करें तो कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल, कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो है जिनमें सिर्फ एक सेल पाया जाता है, उनके तमाम फंक्शन जो है बॉडी के वो के एक ही सेल ने परफॉर्म करने हैं, सारी एक्टिविटीज जो भी है वो एक ही सेल ने परफॉर्म करनी है, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म बनी ही सिर्फ एक सेल से है। अगर हम इसकी एग्जांपल्स में बाद में एग्जांपल्स इसकी यूग्लिना एंड पैरामीशियम, अमीबा, ये वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें सिर्फ एक ही सेल पाया जाता है, उनकी सारी एक्टिविटीज एक ही सेल परफॉर्म कर रहा है। अगर हम कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आए, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिसमें क्या होता है, सेल्स आर इन कॉलोनीज, कितने कॉलोनीज परफॉर्म हुई हैं, कॉलोनीज परफॉर्म कर दी गई हैं कि 4-5 साल एक कॉलोनी बना देते हैं, जैसे 5-7 लोग बन के मिलकर एक कॉलोनी की कॉलोनी नहीं बना देते, वैसे ही बिल्कुल सेल्स मिलकर कॉलोनी बनाते हैं। फिर वो कॉलोनी अपने एक फंक्शन परफॉर्म करती है, जब वो एक अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है तो फिर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी कॉलोनीज की शक्ल में रहते हैं। कॉलोनीज की शक्ल में सबसे कॉमन एग्जांपल ये है हंड्रेड्स ऑफ वॉलवॉक्स।
हंड्रेड्स ऑफ वॉल्वॉक्स, यानी वॉल्वॉक्स है तो यूनिसेलुलर है, लेकिन जब वो कॉलोनी बनाकर रहता है तो वाटर में ग्रीन ग्रीन एल्गाई आप देखते हैं हर रंग की स्ट्रिप्स बनी हुई है, वो क्या होती है वॉल्वॉक्स या एल्गी होते हैं, वो कॉलोनीज की शक्ल में रहते हैं। वो क्या होते हैं तो यूनिसेलुलर लेकिन सब इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे रहने की वजह से इनको नाम हमने कॉलोनियल टाइप ऑर्गेनाइजेशन बोला हुआ। अगर हम आए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात, तो ये मल्टी सेलुलर हम खुद को भी कह सकते हैं कि हम भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। हमारे पास क्या है वेल डिफाइंड नंबर ऑफ सेल्स, वेल डिफाइंड नंबर ऑफ सेल्स हमें क्या मिला था कि हमारे हर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास डिफरेंट सेल्स हैं, डिफरेंट सेल्स हैं, हर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास अलग किस्म के सेल्स हैं, इसलिए हमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया जाता है। मल्टी सेलुलर इसलिए क्योंकि हमारे पास हजारों नहीं लाखों की तादाद में हमारे पास सेल्स पाए जाते हैं। ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।